नमस्कार विद्यार्थियों, हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा एजुसेट प्रायोजित कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चौटाला से मैं हिंदी प्रवक्ता बिंदु। आज हम जिस कविता पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिस कविता को पढ़ने जा रहे हैं, उस कविता का नाम है कविता के बहाने। और ये कविता हिंदी के प्रमुख कवि श्री कुंवर नारायण जी द्वारा रचित है। ये आधुनिक युग के कवि हैं। कविता को पढ़ने से पहले हम कवि का जीवन परिचय और इनका रचना परिचय जो है उन पर चर्चा करते हैं। बच्चों, कुंवर नारायण जी जो हैं उत्तर प्रदेश के फैज़ाबाद में जन्मे थे 19 सितंबर 1927 को, और प्रारंभिक शिक्षा इनकी यहीं पर हुई थी। इंटर तक की पढ़ाई इन्होंने विज्ञान वर्ग से की थी। इसके बाद उच्च अध्ययन के लिए ये लखनऊ आए और लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए अंग्रेजी में की थी, यानी स्नातकोत्तर जो है अंग्रेजी विषय में इन्होंने की थी। इनका रुझान जो है प्रारंभ से ही अंग्रेजी विषय के प्रति था, परंतु बाद में हिंदी में इन्होंने लिखना प्रारंभ किया था। इन्हें घूमने फिरने का शौक़ था और 1956 में इन्होंने चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, चीन, रूस इन देशों का भ्रमण किया था। अनेक देशों में भ्रमण करने के कारण भी विविध विषयों पर और भाषा पर इनकी पकड़ भी थी। बात करें लेखन से जुड़ने की, तो 1956 में ये युग चेतना के संपादक मंडल से जब जुड़े तो हिंदी विषय के प्रति लेखन का रुझान जो है इनमें आने लगा, लगाव इनमें होने लगा। और इसके बाद नया प्रतीक और धायानट का जो संपादक मंडल था उसके साथ भी इन्होंने जुड़ना शुरू किया, उससे जुड़ाव हुआ इनका। इसके बाद इन्होंने उत्तर प्रदेश की संगीत नाटक अकादमी जो है उसका उपाध्यक्ष पद का कार्यभार भी संभाला और भारतेंदु नाटक अकादमी के अध्यक्ष पद को भी इन्होंने सुशोभित किया था। बच्चों, इसी दौरान इनकी जो काव्य रचनाएं हैं प्रकाशन में आती चली गई और एक सशक्त लेखक के रूप में ये सामने आई। इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर हम बात करें तो पहली रचना इनकी चक्रव्यूह है, जो कि 1956 में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद प्रमुख काव्य कृतियाँ जो इनकी हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे, तो परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं और इन दिनों, इसके अलावा वागश्रवा के बहाने और हाशिए का लगाव, ये भी इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। इसके साथ साथ इन्होंने एक प्रबंध काव्य भी लिखा जिसका नाम था आत्मजयी। इनकी कहानियाँ भी प्रकाशित हुई और इनकी कहानियों का संग्रह जिस पुस्तक में है उसका नाम है आकारों के आसपास। समीक्षाएं जो इनकी हैं आज और आज से पहले नामक कृति में संग्रहित है। मेरे साक्षात्कार पुस्तक में इनके सामान्य जो लेख हैं या लोगों से जो साक्षात्कार हुए हैं उनको दर्शाया गया है, उनको लिखा गया है। तो इनकी ये प्रमुख कृतियाँ थी। बच्चों, इनके काव्य लेखन के लिए इन्हें अनेक सम्मान और पुरस्कारों से नवाजा गया। इन्हें जो मुख्य सम्मान प्राप्त हुए, पुरस्कार प्राप्त हुए, उनकी अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले 1971 में इन्हें हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था और इसके बाद, इस पुरस्कार के बाद 1973 में इन्हें प्रेमचंद पुरस्कार प्राप्त हुआ। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला तुलसी सम्मान भी इनको प्राप्त हुआ था। लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान, व्यास सम्मान से भी ये नवाजे गए थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सुशोभित होने वाले कुंवर नारायण जी को 2009 में पद्म भूषण से भी अलंकृत किया गया, सुशोभित किया गया। और इसके साथ ही साथ इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था 1995 में। तो इतना श्रेष्ठ लेखन इनका रहा जिसके कारण इतने सारे पुरस्कार और सम्मान से ये नवाजे गए। इनकी जो प्रमुख काव्य विशेषताएं हैं उन पर अब हम बात करते हैं। बच्चों, इनकी दो पंक्तियां जो हैं हमारी पाठ्य पुस्तक में जो दी गई हैं कि न जाने कब से बंद एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाजा, जैसे गर्द से ढकी एक पुरानी किताब। जैसे बच्चों, कोई घर बहुत लंबे समय से बंद हो
और उसे खोला जाए तो कैसा वीरान और सुनसान वो दिखाई देता है, वैसे ही जिस प्रकार की एक गर्द से ढकी हुई किताब जिसे बहुत लंबे समय से किसी ने पढ़ा नहीं हो, देखा नहीं हो, खोला नहीं हो, तो वैसे ही घरों की हालत हो जाती है जैसे एक गर्द से ढकी हुई पुस्तक की। तो ऐसी ही बातों से समाज में जो बातें चिंता का विषय है उन पर प्रकाश डालने वाले थे कवि कुंवर नारायण जी। कुंवर नारायण जी गर्द से ढकी हर पुरानी किताब खोलने की बात कहने वाले कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की थी। उन्होंने कविता के अलावा चिंतनपरक लेख भी लिखे हैं। समाज में जो समस्याएं विद्यमान हैं और शहरों में मुख्य रूप से जो समस्याएं थी उनको इन्होंने अपने लेखों के माध्यम से प्रदर्शित किया, उन्हें लिखा और कहानियां भी इनके द्वारा लिखी गई। सिनेमा और जो अन्य कलाएं थी जैसे मूर्ति कला है, चित्रकला है, संगीत कला है, तो इन कलाओं पर भी समीक्षाएं इनके द्वारा लिखी गई हैं। किंतु कविता की जो विधा है, कविता को जिस तरीके से लिखा जाता है, उनके सृजन क्रम में हमेशा प्राथमिकता प्राप्त रही। भले ही इन्होंने कहानियां लिखी, समीक्षाएं लिखी, लेख लिखे, परंतु प्राथमिकता जो है इन्होंने हमेशा कविता को दी थी। कविता के प्रति इनका विशेष लगाव था और इनका ये कहें कि जुड़ाव भी कविता से ही था। नई कविता के दौर में जब प्रबंध काव्य का स्थान प्रबंधत्व की दावेदार लंबी कविताएं लेने लगी, यानी प्रबंध काव्य के स्थान पर जब लोगों ने लंबी लंबी कविताएं लिख करके उन्हें प्रबंध काव्य के रूप में स्थापित करना चाहा, तो उसी समय में इन्होंने एक रचना की, यानी इन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है आत्मजयी, और ये प्रबंध काव्य के रूप में बहुत प्रसिद्ध हुई थी। आत्मजयी जो कविता है, इन्होंने कवि को बहुत प्रतिष्ठा प्रदान की। आलोचक मानते हैं कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव नहीं है, अखबारी स्तहीपन नहीं है और वैचारिक धुंध भी नहीं है, यानी इन्हें पढ़कर कोई भी पाठक भ्रमित नहीं होता। उसे उलझाव जो है, यानी विचारों की उलझन उसमें नहीं होती, व्यर्थ का उलझाव नहीं आता, वैचारिक धुंध नहीं आती, परंतु इसमें क्या है, संयम है, एक धैर्य जिसे कह सकते हैं, परिष्कार है, बहुत ही सुधरा और स्पष्ट रूप है उसका और साफ सुथरापन है। बहुत ही आसानी से कविता के जो भाव हैं वो पाठक तक संप्रेषित हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। सुनने वाला या पढ़ने वाला बहुत ही आसानी से इनके भावों को समझ लेता है। इस प्रकार की इनकी काव्य रचनाएं हैं। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं, यानी अनेक देशों में भ्रमण करने के कारण अनेक भाषाओं पर इनकी पकड़ भी थी और विषय की विविधता, अनेक विषयों पर भी इन्होंने लिखा है। समाज में अनेक प्रकार के जो विषय हैं, जो बातें हैं, जो चिंताएं हैं, तो उन पर इन्होंने लेखनी चलाई। ये इनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। उनमें यथार्थ का खुरदरापन भी मिलता है और उसका सहज सौंदर्य भी। बच्चों, यथार्थ का खुरदरापन से अभिप्राय है कि वास्तविक परिस्थितियां भले ही वो कष्टप्रद हों, उनका भी चित्रण इन्होंने अपने काव्य के अंतर्गत और समीक्षाओं में किया है। भले ही वो स्थितियां कष्ट देने वाली हों, हमें अच्छी न लगे, परंतु वास्तविक रूप में उसे प्रकट करने की विशेषता जो है इनके लेखन में है। सीधी घोषणाएं और फैसले उनकी कविताओं में नहीं मिलते, यानी किसी भी बात को सीधे सपाट तरीके से अपने विचारों में व्यक्त कर देना कि ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसी बात इनके लेखन में नहीं है। जो वस्तु, जो स्थिति जिस रूप में थी उसी रूप में प्रकट करते थे कुंवर नारायण जी। ये इनकी एक बहुत बड़ी विशेषता है, क्योंकि जीवन को मुकम्मल तौर पर यानी संपूर्ण रूप में समझने के लिए एक खुलापन उनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता है। जीवन में अनेक परिस्थितियां होती हैं, हर व्यक्ति के लिए उनके मायने अलग होते हैं। कोई उस स्थिति का सामना किस प्रकार से करता है, कोई अन्य व्यक्ति किस प्रकार से उसका सामना कर सकता है। तो इसी को स्पष्ट करने के लिए और इसी बात को प्रबलता से सामने लाने के लिए इन्होंने किसी भी बात के लिए अपना बेबाक फैसला जो है नहीं दिया था। सीधेपन से ये कोई भी निर्णय नहीं देते हैं, ये इनकी एक विशेषता है। इसलिए संशय, संभ्रम और प्रश्नाकुलता इनकी कविता के बीज शब्द हैं, यानी पढ़ने के बाद पाठक के मन में संशय बना रहता है कि क्या ये स्थिति सही थी या कैसा होना चाहिए, ऐसा हो सकता है, तो संशय की स्थिति पाठक में बनी रहती है। ऐसे ही संभ्रम यानी
भ्रम भी बना रहता है कि कारण ये है हर व्यक्ति का अपना सोचने का नज़रिया जो है, दृष्टिकोण अलग होता है। और दूसरा प्रश्नाकुलता, प्रश्न पूछने की व्याकुलता जो है वो भी पाठक में बनी रहती है। ये इनकी कविता के क्या हैं, मूल बीज हैं, मूल बातें हैं जो इनको अन्य कवियों से अलग बनाती है। बच्चों, कुंवर नारायण जी जो हैं, इनकी कविता की बात करें, यानी जो कविता हम आज पढ़ने जा रहे हैं, इस कविता की अगर बात करें तो इनके काव्य में एक कुछ बातें और जो छूटी हैं कि इनके काव्य में नागर संवेदना दिखाई देती है। कुंवर नारायण जी जो है नागर संवेदना के कवि हैं। कारण ये शहर में रहते थे, दिल्ली शहर में, और जो व्यक्ति जिस परिस्थिति में रहता है, जिन परिदृश्यों को या स्थितियों को देखता है, तो वो उनके बारे में बेहतर लिख पाता है। तो नागरीय संवेदना का चित्रण इनकी कविताओं में हुआ है। विवरण उनके यहाँ नहीं के बराबर हैं, यानी किसी बात को विवरण के रूप में इन्होंने प्रस्तुत नहीं किया, पर व्यक्तिक और सामाजिक ऊहापोह का तनाव, व्यक्ति यानी हर व्यक्ति के निजी जीवन में और सामाजिक जीवन में जो ऊहापोह, पशोपेश की स्थिति जो बनी रहती है, उसका तनाव पूरी व्यंजकता में सामने आता है। व्यंग्य रूप में उस बात को, उस तनाव को इन्होंने सामने लाने की कोशिश की है। एक पंक्ति में कहें तो इनकी तटस्थ वीतराग दृष्टि, तटस्थ वो होता है जो किसी के भी पक्ष में न होकर के निष्पक्ष बात रखता है या निष्पक्ष निर्णय देता है। तो ऐसी दृष्टि रखने वाले वीतराग होता है जिसमें किसी भी चीज़ के प्रति आसक्ति नहीं है, लगाव नहीं है, किसी एक के प्रति जिसमें झुकाव नहीं होता, जो सबके लिए समान नज़रिया रखता है, वीतराग दृष्टि वो कहलाती है। तो इनकी जो तटस्थ वीतराग दृष्टि थी, किसी भी चीज़ के प्रति लगाव या अलगाव का भाव इनके मन में नहीं था। नोच खसोट, यानी समाज में जो हिंसा प्रति हिंसा है या नोच खसोट की जो भावना है, इनसे सहमे हुए एक संवेदनशील मन के आड़ोलनों के रूप में पढ़ी जा सकती है। एक व्यक्ति जिसका मन बहुत ही संवेदनशील है, जिसके भाव उसे हर दुख सुख में सामने लाते हैं, यानी प्रत्येक परिस्थिति में वो भले ही वो दुख देने वाली है तो दुखी होता है या सुख देने वाली है वो खुशी को अनुभव करता है। तो एक संवेदनशील व्यक्ति के मन में जो आलोड़न चलता है, जो मंथन चलता है, जो मर्दन चला करता है, तो उन बातों को इन्होंने प्रकट करने का प्रयास किया है। कारण स्वयं भी संवेदनशील थे और किसी बात को किसी पर थोपना इन्हें जायज़ नहीं लगता था। इसीलिए एक मन में जो ये कहें कि लहर पैदा होती है या जो वैचारिक मंथन जो हुआ करता है, वो ही इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से प्रकट करने का प्रयास किया। बच्चों, बात करते हैं कविता के बहाने की। तो यहाँ पर कुंवर नारायण जी की 2 कविताएं इस पाठ्य पुस्तक में दी गई हैं। पहली कविता जिसका हम अध्ययन करेंगे, इस कविता का नाम है कविता के बहाने, जो इन दिनों संग्रह से ली गई है। इनका काव्य संग्रह है, इन दिनों इस पुस्तक से ली गई है। आज का समय कविता के वजूद को लेकर के आशंकित है कि क्या कविता भविष्य में भी बनी रहेगी, क्या लोग कविता पढ़ने में और लिखने में वैसी ही रुचि लेते रहेंगे। तो इस के लिए आशंकित है, सशंकित हैं कवि जो हैं। शक है कि यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। यांत्रिकता अनेक प्रकार की हो सकती है। किसी व्यक्ति विशेष पर अगर किसी परिस्थिति का दबाव होता है, जैसे हम आदिकाल की बात करें तो उस समय राजाओं का चित्रण करना कवियों की मजबूरी थी। हम बात करें भक्ति काल की तो उस समय में रामकृष्ण या निर्गुण सगुण जो काव्य धाराएं चल रही थी, उनके बारे में, राधा कृष्ण का जो श्रृंगार वर्णन है उनके बारे में लिखना भी कवियों की एक ये कहें कि परिपाटी थी, रीति थी। और भक्ति काल में रामकृष्ण आदि के बारे में और रीति काल में श्रृंगार आदि के बारे में जो लेखन हुआ, तो वो भी एक यांत्रिकता या सामंतवाद का प्रभाव उसमें दिखाई देता है। परंतु आधुनिक युग में भी जैसे साठोत्तरी कविता है या नई कविता है, छंद मुक्त कविता जिसे कह सकते हैं, तो इन बंधनों में बंद करके जो कविता लेखन हो रहा था, एक यांत्रिकता का दबाव जिसे हम कह सकते हैं, तो क्या ये दबाव कविता का अस्तित्व नहीं रहने देगा? क्या कविता धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी? तो इसी बात को स्पष्ट करने के लिए कि कविता का भविष्य अभी भी उज्ज्वल है, हो सकता है, ऐसे में यह कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का अवसर देती है कि कविता की कोई सीमाएं या बंधन नहीं है। कोई भी यांत्रिकता का दबाव, किसी भी सामाजिक परिस्थिति का दबाव उससे प्रभावित नहीं कर सकता। कविता का जो क्षेत्र है वो असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं है।
कविता के बहाने यह एक यात्रा है जो कि चिड़िया, फूल से लेकर के बच्चे तक की यात्रा है, और एक और प्रकृति है और दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा है। बच्चों, चिड़िया है, फूल है, ये प्रकृति के उपादान है, जबकि बच्चा जो है भविष्य के प्रति सुनहरे सपने अपने मन में सजोता है, भविष्य के प्रति बहुत ही आशावादी दृष्टिकोण उसका होता है। तो कविता जो है, कहने की आवश्यकता नहीं है कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, एक सीमित क्षेत्र में चिड़िया उड़ान भरती है। फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति, उसका अंत जो है, उसका मुरझाना या झड़ जाना निश्चित है। लेकिन बच्चे के सपने क्या हैं? असीम हैं, उसके सपनों की कोई सीमा नहीं होती। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। जब बच्चे खेलते हैं तो उनके लिए सारी सीमाएं क्या है? समाप्त हो जाती हैं। घर के, परिवार के जो बंधन हैं वो टूट जाते हैं, अपने पराये के भेद जो हैं वो छूट जाते हैं। तो बच्चे के खेल की, उसके सपनों की कोई सीमा नहीं है। कविता भी क्या है? बच्चे के खेल की भांति ही शब्दों का खेल है, और शब्दों के इस खेल में जड़ चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। शब्दों के इस खेल में यानी कविता में, बच्चों कविता में हम जड़ यानी निर्जीव वस्तुओं की बात करते हैं, चेतन मनुष्य, पशु पक्षी आदि की बात करते हैं। इसके अलावा अतीत, भूतकाल की, वर्तमान काल की, भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं, वो सारी बातें हम कविता के अंदर लिया करते हैं। तो ये सब बातें क्या हैं? उसके एक उपकरण हैं, एक माध्यम है कविता को प्रस्तुत करने के। इसलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी, जहाँ कहीं भी सृजन करने की क्षमता होती है, वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। जब हम नई चीज़ का प्रयास करते हैं, किसी नई चीज़ को रचने के लिए या सृजन करने का जब प्रयास करते हैं, तो सारे बंधन जो हैं, सारी सीमाएं टूट जाया करती हैं। भाषा की सीमा हो या फिर समय की ही क्यों ना हो, घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो या फिर समय की ही सीमा क्यों ना हो। जैसे बच्चे के लिए घर की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं, तो वैसे ही कविता जो है घर परिवार से निकल करके, भाषाओं से परे निकल करके और समय की सीमाओं से पार निकल करके उन बातों को भी प्रस्तुत कर देती है जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता, सुना भी नहीं होता। तो कविता के इस असीम क्षेत्र को ही दर्शाने का प्रयास किया है कवि कुंवर नारायण जी ने। तो आओ बच्चों, इस कविता को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, गुनगुनाते हैं और इसकी जो व्याख्या है उसको समझते हैं।